प्रिय विद्यार्थियों, आइए आज हम आपको हिंदी की छायावादी काव्य धारा का परिचय और उससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारी देते हैं। परीक्षा की दृष्टि से उपयोगी इस विमर्श को, इस चर्चा को ध्यान में रखते हुए भली भांति तैयारी कीजिए और उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए श्रेष्ठ अंकों के साथ उत्तीर्ण होकर अपने भविष्य की साधना का पथ प्रशस्त कीजिए। आप सभी का स्वागत है। आप जानते हैं कि विद्वानों द्वारा छायावाद की अनेक परिभाषाएं की गई हैं। हिंदी साहित्य के इतिहास में छायावाद का युग बहुचर्चित रहा है और आज तक उस चर्चा की छाया हिंदी साहित्य और साहित्य के अध्येताओं के साथ साथ यदि चलती है तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। जो समझ में ना आए उसे छायावाद कहते हैं। यह उसकी एक आरंभिक परिभाषा थी। किसी ने कहा रहस्यवाद का दूसरा नाम छायावाद है। यहां तक कहा गया कि रहस्यवाद की वह प्रथम सीढ़ी है। छायावाद लाक्षणिक प्रयोगों, प्रस्तुत विधानों और अमूर्त उपादानों को लेकर चलने वाली एक शैली है। तात्पर्य यह है कि उसमें कुछ लाक्षणिकताएं हैं। प्रतीकों में बात कहने का उसमें अपना एक अंदाज है। प्रकृति में मानवीय और सूक्ष्म ईश्वरीय भावों के आरोप को छायावाद माना गया। इसे भी परिभाषा का रूप दिया गया। एक बहुत चर्चित परिभाषा छायावाद की आप सभी जानते होंगे। स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह ही छायावाद है। किसी ने उसे यूरोपीय रोमांटिसिज्म अर्थात स्वच्छंदतावाद का भारतीयकरण भी कहा। तो यह रोमांटिक शब्द, रोमांटिसिज्म अर्थात स्वच्छंदतावाद भी छायावाद के संदर्भ में बहुचर्चित शब्द है। इस पर आपको ध्यान देना चाहिए। अगर इन लक्षणों या परिभाषाओं पर हम ध्यान दें तो हम पाते हैं कि छायावाद के वास्तविक स्वरूप पर पूर्ण रूप से प्रकाश नहीं डाला गया है। इन परिभाषाओं को हम एकांगी भी कह सकते हैं, क्योंकि इनके मूल में कुछ दुराग्रह सा या एकांतिक आग्रह सा भी दृष्टिगोचर होता है, जो कहने वाले का अपना दृष्टिकोण हो सकता है। परंतु व्यक्तिगत दृष्टिकोण से किसी एक संपूर्ण काव्य धारा को सर्वांग रूप में परिभाषित करना या ग्रहण के योग्य बनाना संभव नहीं है। छायावाद में भारतीय परंपरा का नवीन विकास हो अथवा विदेशी प्रभाव, परंतु इनकी विशेषताओं को लक्ष्य कर जयशंकर प्रसाद जी ने कहा था, छायावाद भारतीय दृष्टि से अनुभूति और अभिव्यक्ति की भंगिमा पर अधिक निर्भर करता है। ध्वन्यात्मकता, लाक्षणिकता, सौंदर्यमय प्रतीक विधान और उपचार वक्रता के साथ स्वानुभूति की निवृत्ति छायावाद की विशेषताएं हैं। इसमें प्रसाद जी ने छायावाद के वेश विन्यास पर सम्यक रूप से प्रकाश डाला है। हम स्मरण रखें कि छायावाद बहुत लंबे समय तक या दीर्घकाल तक नहीं चला। क्या कारण था इसके पीछे?
प्रकृति के सुकुमार कवि सुमित्रानंदन पंत जी ने इसे स्पष्ट किया है। छायावाद इसलिए अधिक नहीं रह सका कि उसके पास भविष्य के लिए उपयोगी नवीन आदर्शों का प्रकाश, नवीन भावना का सौंदर्य बोध और नवीन विचारों का रस नहीं था। वह काव्य न रहकर केवल अलंकृत संगीत बन गया था। महादेवी वर्मा जी ने कहा, छायावाद ने कोई रूढ़िगत अध्यात्म वर्गगत सिद्धांतों का संचय न देकर हमें केवल समष्टिगत चेतना और सूक्ष्मगत सौंदर्य सत्ता की ओर जागरूक कर दिया। इसी से उसे यथार्थ रूप में ग्रहण करना हमारे लिए कठिन हो गया। इतना ही नहीं, आधुनिक हिंदी काव्य की मीरा कही जाने वाली महादेवी जी ने आगे कह दिया, इस युग का कवि हृदयवादी हो या बुद्धिवादी, स्वप्न दृष्टा हो या यथार्थ का चित्रकार, अध्यात्म में बंधा हो या भौतिकता का अनुगत, उसके निकट यह एक मार्ग शेष है कि वह अध्ययन मिली जीवन की चित्रशाला से बाहर जड़ सिद्धांतों का पाथेय छोड़कर अपनी संपूर्ण संवेदना शक्ति के साथ ही जीवन में घुल मिल जाए। उसकी केवल व्यक्तिगत सुविधा असुविधा आज गौण है। उसकी केवल व्यक्तिगत हार जीत आज मूल्य नहीं रखती, क्योंकि उसके सारे व्यक्तिगत सत्य की आज समष्टिगत परीक्षा है। पंत जी और महादेवी के इन कथनों पर ध्यान दीजिए। इन कथनों की ध्वनि को, उसके वेग को तथा उसके ध्येय को समझने का प्रयास कीजिए। वैयक्तिकता और समष्टिगत भावना के अंतर पर भी ध्यान दीजिए। इससे स्पष्ट होता है कि छायावाद मूलतः व्यक्तिवाद की कविता है। समष्टि का जो स्थान निर्धारित होना चाहिए कविता में, उसके निर्धारण में छायावाद सफल न हो सका। सुंदर रूप वाली होती हुई भी जनजीवन से पृथक और निष्प्रयोजन कविता कभी ग्राह्य नहीं हो सकती। अपने व्यष्टिगत सत्य की समष्टिगत परीक्षा में छायावाद अनुत्तीर्ण रहा। इस वाक्य को, इस कथन को ध्यान में रखते हुए छायावाद के उत्थान तथा उसके पतन के इतिहास को आप भली भांति समझ सकते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, मैं दूसरी बार जोर देकर स्पष्ट करना चाहता हूं कि छायावाद के संदर्भ में छायावाद के ही जो महत्वपूर्ण कवि हुए हैं, हस्ताक्षर हुए हैं, उनके मंतव्य को ध्यान में रखते हुए इस कथन को अपने मन में, मस्तिष्क में, अपने मानस में भली भांति स्थान प्रदान करें, बिठा लें। अपने व्यष्टिगत सत्य की समष्टिगत परीक्षा में छायावाद अनुत्तीर्ण रहा, अर्थात सफल नहीं हो पाया। जाहिर है कि छायावाद के कवि व्यष्टिगत सत्य तक सिमट कर रह गए। समष्टि की संपूर्णता को, समष्टि की आशाओं आकांक्षाओं को वाणी देने में छायावाद और छायावाद की कविता संभवतः सफल सिद्ध नहीं हो सकी। यही कारण है कि उसका कालखंड बहुत लंबा नहीं रहा। इस प्रकार हम देखते हैं कि छायावाद की अपनी एक पृष्ठभूमि है, उसके कुछ लक्षण हैं और कुछ परिभाषाएं भी दी गई हैं, परंतु उन परिभाषाओं में, जैसा कि हमने आपको पूर्व में ही सूचित किया,
स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह छायावाद है। इस पर आपको अधिक विचार करना चाहिए। वह स्थूल क्या था जो छायावाद के पहले के युग का था, और वह सूक्ष्मता कैसी थी जो छायावाद के आगमन के साथ कविता में अपना स्थान बना सकी। परंतु उस सूक्ष्मता के भी केवल व्यक्तिगत धरातल तक, अपने ही स्तर तक, अपनी ही दुनिया तक सिमट कर रह जाने का कारण क्या था, और संपूर्णता या समग्रता की दृष्टि से उसमें ऐसा क्या अभाव रह गया था कि स्थूल के प्रति सूक्ष्म के विद्रोह के बावजूद वह सर्वस्व मान्य कविता के रूप में, समष्टिगत मान्य कविता के रूप में स्थापित नहीं हो सकी। इन्हीं बिंदुओं के आधार पर छाया, छायावाद, छायावाद के लक्षण, छायावाद की परिभाषाएं और छायावाद की सीमाएं क्या हैं, इन्हें आप समझने का प्रयास करें। हम इसके बाद इस श्रृंखला के अंतर्गत दूसरी कड़ी में छायावाद के विस्तृत पक्षों पर विचार करने पुनः उपस्थित होंगे। तब तक इस विमर्श पर चिंतन, मनन और साथ साथ अपने मन की बातें कहने के अवकाश के साथ हम विदा लेते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद और अशेष शुभकामनाएं।